सेकंड लेक्चर या फिर सेकंड चैप्टर जो है, इसमें इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स की बात करें तो सबसे पहले हम बात करने वाले पैलियोलिथिक एज की। जो पैलियोलिथिक एज है वो 2 मिलियन ईयर्स से चालू होने वाली है और खत्म होगी आपकी 12,000 ईयर्स पे। यहाँ पे ये आपका टाइमलाइन है पैलियोलिथिक एज का। फिर हम बात करेंगे मीसोलिथिक एज की। मीसोलिथिक एज का जो टाइमलाइन है वो आपका 12,000 ईयर से 10,000 ईयर है। ये दोनों आज हम कवर करने वाले हैं। इसमें हम बात करने वाले हैं स्टोन एज की, क्या किस तरीके से अर्लियर पीपल रहते थे, जो हमारे शुरुआती में पूर्वज हैं वो कहां रहते थे, कैसे रहते थे, इसके बारे में टाइमलाइन में हम डिस्कस करेंगे। तो फिर से हमेशा की तरह हमारी पूरी हिस्ट्री ऐसे ही चलने वाली है। मैं यही ऐसे ही बात करूंगा आपसे कि 2020 मैंने यहाँ टाइमलाइन बनाई, यहाँ पर मैं ईसा मसीह के जन्म की तिथि लिखता हूँ 0, जहां 0 से हमारी पूरी कहानी चालू होगी, और यहाँ मैं लिखता हूँ 2 मिलियन ईयर्स, 2 मिलियन ईयर जहां से आपका पैलियोलिथिक एज शुरू होगा और पैलियोलिथिक एज खत्म होगा आपका आके 12,000 ईयर्स पे। फिर उसके बाद आप बात करने वाले हैं 10,000 ईयर्स, यहां तक आपका खत्म हो जाएगा मीसोलिथिक एज। तो यहां तक आपका पैलियोलिथिक टाइम है, इसके आगे का जो टाइम है ये मीसोलिथिक टाइम है। आई होप आई एम क्लियर। अब बात करते हैं पैलियो का मतलब क्या है। पैलियो का अर्थ होता है ओल्ड, पुराना। जब आप बात करेंगे ओल्ड स्टोन की तो पैलियो मींस ओल्ड, सो ओल्ड स्टोन एज विल बी कॉल्ड एज पैलियोलिथिक एज। पैलियोलिथिक एज आपको समझ में आ गया होगा, पैलियोलिथिक मींस ओल्ड स्टोन एज, पैलियो मींस स्टोन, ओल्ड, so this is old, so old stone age is paleolithic, then comes mesolithic, then comes neolithic. Are you clear till here? अब हम यहां पे जो पर्टिकुलरली बात करने वाले, मीसो का मतलब मिडिल हो गया, नियो का मतलब न्यू हो गया, ये चीजें हमें पता है, इसमें हमें ज्यादा आउटरीच की जरूरत नहीं, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, ये हमें क्लियर है। ये हो गया आपका मिडिल, और वो जो नेक्स्ट हमने बताया जो नियो है, नियो का मतलब हो गया न्यू। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया सब चीजों का मतलब। तो जो आपकी पैलियोलिथिक एज है, पैलियोलिथिक एज का भी क्लासिफिकेशन होगा, एक होगी अपर, उसके बाद मिडिल, और फिर कॉर्नर, या फिर आप इसको कह सकते हो लोअर। तो आप लोअर भी कह सकते हो, कॉर्नर एज भी कह सकते हो, ये चीज हो जाएगी आपके लिए। यहां तक क्लियर है आपको? 3 आपके पैलियोलिथिक एज में क्लासिफिकेशन हो गए। और ये माना जाता है कि जो ह्यूमैनिटी है, ह्यूमन हिस्ट्री है, इसका 99% स्पैन यही है, और वो सही भी है। आप खुद देखिए 2 मिलियन ईयर्स से मैं 12,000 ईयर्स की बात कर रहा हूं, 12,000 3 zeros, मिलियन मीन 6 0, इतने से इतने तक आने की पूरी कहानी, ये माना जाता है कि 99% हिस्ट्री यही है हमारी ह्यूमन बींग्स की, या फिर जो ह्यूमन हिस्ट्री है उसका 99% आपका पैलियोलिथिक एज कवर करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मीसोलिथिक एज की। तो मीसोलिथिक एज में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हुई। टाइमलाइन तो आपको पता है 12,000 से लेके 10,000 तक ये चलता है, 2,000 साल का ये मीसोलिथिक एज होगा। लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें हुई वो हुई, सबसे पहले एनवायरमेंट चेंज, जो अर्थ का टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा, उससे क्या होने वाला है वो हम पढ़ेंगे। फिर हम देखेंगे जो स्टोन टूल्स है। अब स्टोन टूल्स के बारे में मैं बात कर लेता हूं। आप देखिए इस तरीके से एक लकड़ी या फिर एक बोन का टुकड़ा लेके मैं ये स्टोन इसमें ऐसे लगा दूंगा रस्सी से बांध के, ये आपका बन गया स्टोन टूल। ये आपका टूल है मीसोलिथिक एज का। अब इसे आप किल कर सकते हैं, फेंक के मार सकते हैं, ये एक तरीके का एक्स हो गया, कुल्हाड़ी जैसा हो गया। फिर माइक्रोलिथ की बात करने वाले हैं। माइक्रो मतलब होता है छोटा और लिथ मतलब होता है पत्थर, तो स्मॉल स्टोन्स, उसका भी डिस्कशन करेंगे। फिर हम बात करेंगे कैसे ओल्डर स्टोन वेराइटीज को यूज किया जा रहा था। मीसोलिथिक में पैलियोलिथिक के जो स्टोन्स हैं उन्हीं को यूज किया जा रहा था, नए स्टोन्स को यूज नहीं किया जा रहा था। अब देखिए अर्लीस्ट पीपल की बात करें, जो आपके अर्लीस्ट पीपल हैं, अर्लीस्ट पीपल के साथ क्या परेशानी है इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। अर्लीस्ट पीपल के साथ आप देखेंगे कैसे उनको हंटर गैदरर से आप देखने वाले हैं कैसे धीरे धीरे वो चालू करेंगे फूड गैदरिंग करना 2 मिलियन ईयर्स अगो। हंटर गैदरर्स के साथ मैंने हमेशा आपको बताया कि व्हेन यू आर कैचिंग ए हैन, एक मुर्गी पकड़ने में जो कि कन्फाइंड सिस्टम में है, एक गोले के अंदर अगर आपको और ऐसे मुर्गी को डाल दिया जाए, और मुर्गी सपोज ये मान लीजिए और उसके साथ ये आप हैं, तो यहां आपको इसको पकड़ने में बड़ी कठिनाई होगी। आप बात समझ रहे हैं? जब आपको इतने से काम में ये मुर्गी यहां से वापस नहीं जा सकती, तब भी आपको परेशानी होगी। मैं यहां बात कर रहा हूं आपसे कि आपको जंगल में जाके शिकार करना है, जानवर आपसे तेज होगा, जानवर आपसे फुर्तीला है, जानवर आपको बहुत ध्यान से सुन रहा है, ही इज अलर्ट, क्योंकि उसको अपनी जान बचानी है। और यही फर्क है। यहां से आपको ये समझ में आना चाहिए कि जो आपके हंटर्स थे उस समय वो कितने ज्यादा एक्टिव थे, अलर्ट थे, कितने ज्यादा क्विक थे, कितना ज्यादा बढ़िया प्रेजेंस ऑफ माइंड था उनका। अब आप ये समझिए जब हंटर गैदरर क्यों इतने क्विक थे, वो इसीलिए क्विक थे क्योंकि उनको पता था कि अगर ये जानवर हम इसको नहीं मारेंगे तो शायद ये हमें मार दे, नंबर 1। दूसरी चीज ये कि अगर मैंने इसको नहीं मारा तो आज मैं भूखा रह जाऊंगा या मेरा पूरा परिवार भूखा रह जाएगा। तो ये जो अप्रोच था हंटर गैदरर के, रोज सुबह से उठ के उसका एक ही काम था, हंटिंग करना। उसी तरीके से आज भी हमारी लाइफ में कोई चेंज नहीं है। आपका जो प्रोफेशन है स्टडीज, उसमें भी आप ये मान के चलिए कि हर दिन आपको उठना है और बिल्कुल इसी अलर्टनेस से, इसी क्विकनेस से और इसी प्रेजेंस ऑफ माइंड से हमें तैयारी करनी है अपनी। बात समझ रहे हैं? जब आपका सवाल आ जाएगा जान का, जब आपकी सवाल आ जाएगा सर्वाइवल का, when you start thinking that this is the point of your survival, then your preparation goes to the next level. आपकी तैयारी दूसरे स्तर पे पहुंच जाएगी।
क्योंकि आपने अपने सर्वाइवल पे सवाल ले आए। जिस दिन आपके अस्तित्व पे सवाल आएगा उस दिन आप देखने वाले हैं क्रांति आ जाएगी। एक और दूसरा फॉर्मूला है, लिख लीजिए आप। एग्जिस्टेंस, जब भी एग्जिस्टेंस पे सवाल आएगा तो आपकी रेवोल्यूशन होगी। आप बात समझ रहे हैं? तो एग्जिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेवोल्यूशन। व्हेन रेवोल्यूशन कम्स एग्जिस्टेंस चेंजेस, और व्हेन एग्जिस्टेंस इज इन थ्रेट देन कम्स रेवोल्यूशन। बोथ आर इंटर रिलेटेड। आप बात समझ रहे हैं? इस पे थ्रेट आएगा, इसकी वैल्यू कम होने लगेगी, एग्जिस्टेंस में परेशानी, मतलब इसकी वैल्यू में कम होगी तो आपका रेवोल्यूशन बढ़ने लगेगी। चाहे फ्रेंच रेवोल्यूशन देख लीजिए, चाहे आप 1857 की म्यूटिनी देख लीजिए, कुछ भी देख लीजिए आप, एग्जिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन आएगी या म्यूटिनी होगी, रिवोल्ट होगा तभी होगा जब आपके एग्जिस्टेंस पे क्वेश्चन उठेगा। व्हेन द वैल्यू ऑफ एग्जिस्टेंस और व्हेन द स्कोप ऑफ एग्जिस्टेंस रिड्यूसेस, रेवोल्यूशन स्टार्टेड। अब हम बात करेंगे गैदरिंग की। गैदरिंग की मैंने जो आपकी नर्मदा वैली की बात की, वहां मैंने इस चीज को डिस्कस किया है कि आपको कैसे पता चलेगा कौन से फ्रूट्स कलेक्ट करने हैं। तो ये चीज उनको समझ में आने लगी। ये भी समझ में आने लगा कि कौन सा पर्टिकुलर फ्रूट कब वो पक जाता है, कब वो राइप हो जाता है, कब वो खाने लायक हो जाता है। ये सारी चीजें हमारे अर्लीस्ट मैन को पता थी। तो शिकार करना चालू कर दिया। शिकार के अलावा उन्हें जो खाना इकट्ठा करना है उसको भी चालू कर दिया। चेंजिंग एनवायरमेंट, अब यहां देखिए मैंने जो आपसे बात की, मेसोलिथिक एज में एनवायरमेंट चेंज होगा। तो एनवायरमेंट में क्या चेंज आया? धीरे धीरे देखिए अर्थ का टेम्परेचर वार्म हुआ। जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो इससे क्या होने वाला है? ग्रासेस, जो घास उगने लगेगी नेचुरली, क्योंकि टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका कल्टीवेशन और एग्रीकल्चर में। ठीक है, तो आपका जैसे ग्रासलैंड आएंगे, ग्रासलैंड इंक्रीज होंगे तो जो जानवर है वो बढ़ेंगे, जो घास खाते हैं, जो आपके हर्बीवोर्स हैं, और वी कैन से दोज हु लिव और ईट प्लांट्स फॉर द लिविंग, वो उस तरीके से आप हर्बीवोर्स समझ सकते हैं। तो हर्बीवोर्स का इंक्रीमेंट होगा। अब ये देखिए डियर, गोट, शीप बढ़ गए, तो दो चीजें होंगी इससे। अगर डियर और ये तमाम चीजें बढ़ जाएंगी, गोट्स एंड शीप्स, तो हंटिंग बढ़ेगी कि नहीं? बिल्कुल बढ़ेगी। हंटिंग के साथ डोमेस्टिकेशन भी बढ़ेगा, क्योंकि एक स्तर तक तो आप उस चीज को कंज्यूम करेंगे, हंट करेंगे, लेकिन उससे ज्यादा आप उसको फिर डोमेस्टिकेट करने लगते हैं। तो डोमेस्टिकेशन और हंटिंग दोनों बढ़ जाएगी जैसे जैसे टेम्परेचर वार्म होगा और ग्रासलैंड आएंगे पिक्चर में। जैसे ये सारी चीजें होंगी आप देखेंगे कि जो व्हीट और बार्ली है ये अपने आप ऑटोमेटिकली आप देखेंगे नॉर्मली ये ग्रास में नेचुरली ग्रो होगा, ये नेचुरली ग्रो होने लगेगा। अब नेचुरली ग्रो हो रहा है तो इससे आपको कंजम्पशन के बारे में आइडिया होने वाला है। अब बात यह आती है कि किसने क्या किया, हु डिड व्हाट। आखिर आप डोमेस्टिकेशन की बात करें तो किसने डोमेस्टिकेशन किया होगा, किसने? एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर किसने किया होगा? ये सारी चीजें अभी हमें नहीं मालूम, एस्टैब्लिशमेंट के बारे में नहीं मालूम। हमें बस ये पता चल गया कि मेसोलिथिक एज में जैसे टेम्परेचर बढ़ा, हंटिंग एंड डोमेस्टिकेशन बढ़ गई, और जो ऑटोमेटिकली या फिर अपना नॉर्मली आप कहें नेचर में ही ग्रोथ चालू हो गई व्हीट और बार्ली की। ठीक है, अब बात आती है यहां पे भी कि उन्होंने मूव करना चालू कर दिया एक जगह से दूसरी जगह। तो आप जानते हैं झूम कल्टीवेशन होता है जो आपके नॉर्थ ईस्ट एरिया में काफी इंटेंसिव है, काफी ज्यादा यूज किया जाता है झूम कल्टीवेशन, जिसमें आप एक जगह पे कल्टीवेशन करते हैं जंगल को काट के, उसके बाद वो उस जगह को छोड़ देते हैं, फिर दूसरी जगह आप जंगल को काट के कल्टीवेशन करते हैं। हंटर्स के केस में क्या होता था? हंटर्स के केस में जब एनिमल्स नहीं बचेंगे एक जगह पे तो वो दूसरी जगह चले जाएंगे। प्लांट जो जहां से गैदरिंग करते थे, अब प्लांट सीजनल है, मैंने आपको बताया कि अगर आपको आम खाना है उसका एक सीजन होगा, चीकू खाना है उसका एक सीजन होगा, आपको कोई भी चीज खानी है उसका एक पर्टिकुलर सीजन होता है। उस सीजन से हटके अगर आप दूसरे सीजन में जैसे ही शिफ्ट होते हैं, एनवायरमेंट जैसे ही चेंज होता है ठंडा गर्म, तो आप उस चीज स्थिति में देखेंगे जो गैदरर्स है वो भी शिफ्ट करेंगे। वो कोशिश करेंगे कि जहां पे मान के चलिए समर सीजन आ गया तो जहां पे वाटर होगा वहां पे शिफ्ट हो जाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया जो वाटर सोर्स है उसकी तरफ शिफ्ट होंगे, क्योंकि वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सिविलाइजेशन। एक आपने कबीर का दोहा सुना होगा, कबीर का ही है शायद या फिर रहीम का है, दोनों में से एक है, काफी पॉपुलर दोहा है। मुझे उसमें एक ही लाइन याद है कि पानी गयो जो उबरो मोती मानस चून, मतलब अगर पानी खत्म हो जाए तो चाहे आदमी की बात करें या मोती की बात करें, दोनों चूने जैसे हो जाते हैं, पाउडर जैसे हो जाते हैं, दे बिकम यूजलेस। ह्यूमन विदाउट वाटर और पर्ल विदाउट वाटर दे बिकम जस्ट लाइक अ पाउडर, जस्ट लाइक सैंड, जस्ट यूजलेस। तो ये चीज मैं आपको बता रहा हूं। तो वाटर वाज वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसमें एक टर्म है पेरेनियल। पेरेनियल का मतलब होता है कि 365 दिन आपको पानी का स्रोत है। दूसरा है सीजनल। आपने देखा होगा बहुत सी हमारी पेनिनसुलर जो रिवर्स हैं, चाहे नर्मदा की बात करें या फिर आसपास ताप्ती की बात करें, नीचे की भी और कावेरी की बात कर लें आप, और भी जो तमाम पेनिनसुलर रिवर्स है उनके साथ प्रॉब्लम यह है कि वो सीजनल है। आप देखेंगे रेनी सीजन में उनमें वाटर बढ़ जाएगा, लेकिन आप देखें समर सीजन में उनकी जो वाटर है, जो उनका मिनिमम फ्लो होता है, फ्लो रेट घट जाएगा। पानी जो है समर सीजन में वाटर रिड्यूसेस। गेटिंग माय पॉइंट? इससे एक चीज हो गई वाटर की वजह से, एनिमल की वजह से, प्लांट्स की वजह से, और धीरे धीरे एक छोटी सी सोसाइटी डेवलप कर ली थी उन्हें, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स आ गए थे। तो जो सोसाइटी डेवलप की उन्होंने, उससे भी आप देखिए कहीं ना कहीं इनने
फ्रेंड्स जो बनाए उनसे मिलने जाएंगे, जैसे आप भी जनरली फ्रेंड से मिलने जाते हैं, रिलेटिव से मिलने जाते हैं, वो चीज इनने भी चालू की। अब ये सब कैसे पता चलती है इसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले हमें स्टोन्स, बोन्स और वुड। तो स्टोन, बोन, वुड जो आप देखेंगे स्टोन्स या वुड है, तो वुड के ऊपर आप एक पत्थर लगा देंगे तो आपका ये एक तरीके से एक टूल बन गया, इससे आपको पता चलने वाला है। या फिर ये वुड है या तो ये बोन्स है, इससे पता चलेगा। फिर उसके बाद ये कैसे पता चल रहा है, आपका जो ये टूल्स है ये यूज होते थे मीट या बोन को कट करने में यूज होते थे। उसके बाद जो आपकी पेड़ की छाल है जो कपड़े वगैरह बनाने के लिए यूज कर रहे हैं या जलाने के लिए यूज कर रहे हैं, उससे हमें पता चलता है। फिर जो फल है, फल को काटने में भी हमें पता चलता है कि हाँ ये फल को काटे गए इससे। और रूट्स जो है, जड़े काटना है तो जड़े काटने के लिए भी आपको टूल्स चाहिए। जो लकड़ी के घर बनाया गया उससे भी हमें समझ में आता है जो लकड़ी यूज हो रही है घर के लिए, ये सारी चीजें हैं। और अब देखिए अटैचमेंट, जैसे मैंने आपको बताया कि हर जगह आपको किसी भी चीज को यूज करना है तो उसका जो अटैचमेंट होगा, जो उसका हैंडल होगा, वो बनाया जाएगा आपका वुड या बोन का। ये चीज मैंने आपको क्लेरिफाई कर दी। तो इससे हमें पता चलता है अर्लीस्ट पीपल के बारे में। एक और एस्पेक्ट है जिसकी हम बात करेंगे कि धीरे धीरे जैसे हम डाउन द लाइन आते हैं, पैलियोलिथिक, मीसोलिथिक, नियोलिथिक, तो जो इनके टूल्स थे, जो पत्थर थे, वो काफी छोटे होने लगेंगे। धीरे धीरे आप देखेंगे साइज इतनी छोटी हो जाएगी और उतना ही इफेक्टिव हो जाएंगे, इफेक्टिवनेस उनकी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, बहुत ज्यादा इफेक्टिव टूल्स बन जाएंगे उनके। तो अर्लीस्ट स्टोन्स देखिए आप कितने बड़े बड़े पत्थरों का टूल्स बना रहे हैं। तो इससे आप यही समझ सकते हैं इससे प्रॉपर कटिंग नहीं हो सकती, इससे बस आप उसको क्रश कर सकते हो। फिर कुछ साल होंगे, कुछ हजार साल गुजरे, धीरे धीरे पत्थरों की साइज कम होने लगी। उसके बाद जो लेटर टाइम आया, जो न्यूलिथिक पीरियड के आसपास, आप देखेंगे छोटे छोटे पत्थर आने लगे, छोटे छोटे पत्थरों के टूल बनने लगे। और फिर 10,000 ईयर्स के आसपास पर्टिकुलरली आप ये देखेंगे और छोटे पत्थर बन के टूल्स। तो आज अगर हम न्यूलिथिक एज की बात करें तो उसका टूल ऐसा होगा, ठीक है, ये आपका न्यूलिथिक में होगा। लेकिन आप अगर मीसोलिथिक टूल की बात करें तो मीसोलिथिक टूल ऐसा होगा। बात समझ में आ रही? ये डिफरेंस देखिए आप, कितना इफेक्टिव हो जाता है ये काटने के लिए, किल करने के लिए, या फिर आपको फेंक के मारने के लिए। ऑन दी अदर हैंड ये कितना ज्यादा बल्कि होगा और अनइफेक्टिव होगा। अब जब हमने स्टोन्स की बात की है तो जरूरी है समझना कि स्टोन टूल्स कैसे बनते हैं। स्टोन टूल्स बनाने के लिए आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए, एक बड़ा पत्थर है अगर, उसको तोड़ते कैसे हम, उसको एक छोटे पत्थर को किसी नुकीले पत्थर से मार के तोड़ देते हैं। और वही चीज यहाँ पे कर रहे हैं। तो पत्थर पे पत्थर मार के इन्हें एक पत्थर यहाँ से टूल्स बनाए। दूसरा रास्ता इन्हें क्या किया, पत्थर का टुकड़ा लिया, उसके जो एंड्स हैं उसको धीरे धीरे झड़ाने लगे, है ना, ब्रेकिंग दीज एंड्स यूजिंग अ बोन और अनदर स्टोन। तो इस तरीके से जो फ्लेकिंग करेंगे, आप देखेंगे यहाँ पे देख पा रहे होंगे दीज एरियाज शार्पन अप। सो शार्पनिंग अप ऑफ दिस एरियाज विल टेक प्लेस विद द फ्लेकिंग प्रोसेस और प्रेशर फ्लेकिंग। तो दो टेक्निक्स हमने डिस्कस की। अब हम बात करने वाले प्लेसेस की, चॉइस ऑफ प्लेस। आपसे भी अगर पूछा जाए कि आप रह रहे हैं तो कहां रहेंगे, कहां पे रहने वाले हैं, कहां पढ़ने के हिसाब से अगर आप रह रहे हैं तो एक अलग होगा। उसके अलावा अगर आप एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं तो आप कोशिश करेंगे अपने ऑफिस के पास हो। इस तरीके से दो तीन चीजें आप देखने वाले हैं। क्लियर हो रहा है आपको? पहले तो आप ऑफिस के हिसाब से देखेंगे, या फिर आप स्टूडेंट है तो आप स्कूल या कॉलेज के हिसाब से देखेंगे। तो जो सारी चीजें हैं वो आसपास के हिसाब से होंगी। ये सारी चीजें आपको क्लैरिफाई करनी, ये चीजें आपको समझने की जरूरत है। इंपॉर्टेंट यहां पे ये हो जाता है जो आपके केव्स एंड रॉक्स हैं। केव्स एंड रॉक्स जो है आपके, जो शेल्टर में बने, यहां पे रहना चालू करेंगे। क्योंकि उस टाइम पे ऐसा तो था नहीं कि आप जाइए कॉन्ट्रैक्टर से बोलिए और वो आपको घर बना के दे देगा। तो आपने जो केव्स बनाए या जो रॉक शेल्टर्स हैं आपके, उन्हीं में आप रहेंगे। केव्स जो है वो नॉर्मली बन जाते हैं आपकी जियोलॉजिकल एक्टिविटीज की वजह से, वो हो गया। उसके बाद जो रॉक शेल्टर्स हैं वो हो गए। उसके बाद आप बात करेंगे जो वाटर्स की। वाटर बॉडीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने आपको बताया सिविलाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है वाटर। सिविलाइजेशन की लाइफलाइन है वाटर या रिवर। तो क्लोज टू वाटर रिसोर्सेज, बिकॉज फॉर कुकिंग or for any other activities water is indispensable, water is very much required and it's very important. On the other hand the quality of stone available, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वाटर के बाद इनके लिए इंपॉर्टेंट टूल्स बनाना। टूल्स बनाने में आप ये समझिए कि जो क्वालिटी ऑफ स्टोन है इसकी अवेलेबिलिटी बहुत मेजर रीजन बन जाती है। आपको एक प्रॉपर स्टोन चाहिए टूल बनाने के लिए। जहां पे टूल्स बनाए जाते थे, जहां पे आपको स्टोन्स मिल रहे हैं वो तो एक अपनी जगह है, जहां पे आपके टूल्स बनाए जा रहे हैं उस एरिया को फैक्ट्री साइट कहते थे। ये आपको समझने की जरूरत है। फैक्ट्री साइट, फैक्ट्री साइट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहां से आपको समझ में आता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे आप देखिए टूल्स का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है एक तरीके से। उस टाइम पे भी एक मैन्युफैक्चरिंग का सिस्टम चल रहा है। फैक्ट्री आज के समय जो हम समझते हैं कि हाँ जहाँ पे एक मास प्रोडक्शन होता है किसी चीज का, मैन्युफैक्चरिंग होती है, उस तरीके से। और जो हैबिटेशन साइट कहते हैं, मतलब जहां पे वो रहते हैं, जहां पे वो रिसाइड कर रहे हैं, उसको आप हैबिटेशन साइट कहेंगे। यहां तक क्लियर है? हैबिटेशन साइट और फैक्ट्री साइट दोनों अलग अलग भी हो सकती है, और फैक्ट्री कम हैबिटेशन साइट भी हो सकती है रहने के लिए।
कुछ लोगों का आपने देखा होगा कि नीचे दुकान है, यू अंडरस्टैंड, ऑन फर्स्ट फ्लोर दे हैव अ शॉप एंड दे लिव ऑन द फर्स्ट फ्लोर, ऑन द ग्राउंड फ्लोर दे हैव अ शॉप एंड दे लिव हियर। सो जो आपका एक कॉन्सेप्ट है नीचे दुकान ऊपर मकान, आपने सुना होगा ये कॉन्सेप्ट, तो इस कॉन्सेप्ट के भी आपको घर मिलेंगे जहां पे जो नीचे दुकान का मतलब है जो फैक्ट्री साइट है वो नीचे है, ये फैक्ट्री साइट है, और आप ये देखेंगे जो हैबिटेशन साइट है वो ऊपर है। सो जो आपकी फैक्ट्री साइट है वो आपकी नीचे है, वहां पे आप टूल्स बना रहे हैं, और जो आपकी हैबिटेशन साइट है वो ऊपर है, वहां पे आप रह रहे हैं। इसका मैं एग्जांपल आपको देता था, सपोज यहाँ पे आप यहाँ पे आप टूल्स बना रहे हैं और यहाँ पे एक केव है या फिर एक शेल्टर है, उसमें आप क्या रह रहे हैं, तो ये दो चीजें हो जाती है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स की हम बात कर लेते हैं जिनके बारे में हम आगे भी डिस्कशन करेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हम ओवरव्यू लेते हैं। यहाँ पे हमने जो बात की आपको, यहाँ हम कंफर्म रखेंगे अपना जो डिस्कशन है वो पैलियोलिथिक और मीसोलिथिक एज में, तो हम बात करते हैं यहाँ पे पैलियोलिथिक साइट की। अगले चैप्टर में हम नियोलिथिक साइट पे आएंगे। यहाँ पे आप देखेंगे तो जो कर्नूल केव्स है ये आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी पैलियोलिथिक साइट होगी। कर्नूल केव्स के बाद जो आपकी हुंस्की है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पैलियोलिथिक साइट होगी। भीमबेटका भी बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी पैलियोलिथिक साइट होगी। तो आज इस चैप्टर में हम पर्टिकुलरली अब इन 3 साइट्स के बारे में थोड़ा सा और डीप में जानने का प्रयास करते हैं, थोड़ा सा और गहराई से समझते हैं। तो जो कर्नूल एरिया है उसमें आपको समझ में आने वाला है एविडेंसेस मिलेंगे। एविडेंसेस आग के मिलते हैं, फायर के मिलते हैं। फायर के एविडेंसेस ऐसे मिलते हैं कि आपको राख मिलती है, एशेज मिलती है। नाउ यू टेल मी हाउ डू यू कम टू अ कंक्लूजन कि ऐश के अगर एविडेंस मिले मतलब वहां फायर होगी। हम सीधा सीधा समझते हैं कि जहां पे आग है वहीं पे राख होगी या वहीं पे धुआं होगा। ये तो सिंपल फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट है, और यही कॉन्सेप्ट के अनुसार हमें समझ में आता है कहीं ना कहीं एविडेंस ऑफ फायर है। और एविडेंस ऑफ फायर कैसे ओरिजिनेट होगी इसका मैं डिस्कशन करता हूं आपसे। जब आप एक स्टोन को दूसरे स्टोन पे आप बीट करते हैं तो आपको स्पार्क मिलेगा। ये तो हमने भी ऑब्जर्व किया है, कभी कभी एक बड़े पत्थर पे दूसरा पत्थर मारते हैं तो एक चिंगारी उठती है। तो जब ये स्टोन टूल्स बना रहे होंगे तब फायर का ओरिजिनेशन हुआ होगा। बात समझ रहे हैं आप? तो ये आपके पैलियोलिथिक एज में ही फायर आ गई होगी। क्यों? स्टोन टूल्स बनाते समय इनको समझ में आया कि एक स्पार्क निकल रहा है एंड दैट बिकेम फायर। स्पार्क से जो आसपास की अगर सूखी घास है या कुछ है उसमें आग पकड़ी और उससे इनको समझ में आया कि फायर है और ये बहुत यूजफुल चीज है। अब ये कैसे यूजफुल है? लाइट के लिए, आपको रात को रोशनी करनी है, आपके केव्स में रोशनी करनी है उसके लिए, जो आपको मीट पकाना है उसके लिए। आप कच्चा मांस खा रहे थे शुरुआती दौर में, धीरे धीरे आप पकाने लगेंगे तो पकाने के लिए आपको अग्नि की जरूरत है, आग की जरूरत है। उसके बाद जो बड़े बड़े जानवर आते हैं, आप देखिए किस तरीके से बड़ा सा मेमथ है, ये बड़ा हाथी आ रहा है। अब ये जो जानवर है, चाहे शेर है, हाथी है या तमाम जो भी जंगली जानवर हैं, ये सारे आपके आग से डरते हैं और आग से दूर भागते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट आपके फायर के यूजेस हो गए। उसके बाद हुंस्की की बात की थी मैंने, जो आपके कर्नाटका के आसपास के एरिया में आप मान सकते हो। ये जो है एक अर्ली पैलियोलिथिक साइट है, और यहाँ पे ये जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया था आपका, पहले तो यहाँ पे जो टूल्स मिले ये लाइमस्टोन के बने हुए मिले, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। दूसरा फैक्टर जो इंपॉर्टेंट है वो ये है, जिसको हम वो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था, नीचे दुकान ऊपर मकान। ये जो नीचे दुकान ऊपर मकान वाला कॉन्सेप्ट है कि आप नीचे फैक्ट्री साइट है और ऊपर हैबिटेशन साइट है, ये भी आपको यहाँ पे देखने मिल जाएगा। तो यहां तक आपको क्लियर हो रही है बात? यहां तक क्लियर है ये कॉन्सेप्ट नीचे दुकान ऊपर मकान वाला? फिर हम बात करने वाले हैं भीमबेटका की। भीमबेटका की सिचुएशन ऐसी है, यहां पर आपको पैलियोलिथिक साइट की बहुत सारी पेंटिंग्स मिलेगी। आप देख सकते हैं घोड़े की पेंटिंग मिलेगी, ये घोड़े के ऊपर सवार है और हाथ में हथियार लिए हैं। इस तरह की बहुत सारी पेंटिंग्स आपको भीमबेटका के केव्स में और रॉक शेल्टर्स में देखने को मिलेंगी। तो ये कुछ फेमस पेंटिंग्स है भीमबेटका की। अब एक और इंपॉर्टेंट साइट है जिसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देना जरूरी है। पाटने करके एक साइट है महाराष्ट्र में। यहां पर आपको और जो आपके ऑस्ट्रिच है, ऑस्ट्रिच के जो अंडा होता है, ऑस्ट्रिच के अंडे के शेल्स मिले, इसके बाहर का जो कवर होता है वो मिला है, और उसके ऊपर बहुत सारे ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स हैं। आप समझ सकते हैं ऐसी लाइंस बनी है, इस तरीके की ऐसी लाइंस ड्रॉ की गई। इससे समझ में आता है कि आपके ऑस्ट्रिच के जो शेल्स है उनका यूज किया जाता होगा। पहली चीज तो उनको डिजाइन किया गया, मतलब उनका कोई ब्यूटिफिकेशन का काम होगा। दूसरा चीज उनको बीड्स की तरह यूज किया जाता था। बीड्स की तरह यूज करे जाने का मतलब यह है कि आपने ज्वेलरी वगैरह देखी होगी, जो नेकलेस होता है उसमें हम इस तरीके से एक बीड जैसा एक गोल आकार का मन का कहते हैं जिसको हिंदी में, वो डाल देते हैं। मोती की माला हो चाहे फिर तुलसी की माला हो, किसी भी प्रकार की, तो जो एक सर्कुलर सा ऐसा होता है जिसमें आप एक बोर करते हैं और इससे धागा डाल देते हैं, तो उस तरीके की चीज को आप बीड कहते हैं। और बीड को आप ऐसी बहुत सारी बीड्स जोड़ के एक पर्टिकुलर ऐसा आप नेकलेस बना देते हैं जिसमें बहुत सारी बीड्स ऐसी जुड़ी होती है। तो ये चीज भी वहां पे आपको पाटने में देखने मिली है। पाटने में अगर ऑस्ट्रिच देखने मिला है मतलब पैलियोलिथिक एज में महाराष्ट्र के आसपास के एरिया में ऑस्ट्रिच होता होगा, ये आपको यहां से पता। तो हमने जो भी आपसे डिस्कशन किया यहां से आपको क्लियर हुआ पैलियोलिथिक क्या है, मेसोलिथिक क्या है और नियोलिथिक क्या है। अब कुछ इंपॉर्टेंट साइट हम पैलियोलिथिक एज की हमने डिस्कस की है, किस किस तरीके से। हुंस्की हमने बात की, कुर्नूल केव्स की बात कर ली हमने, और यहाँ पे भीमबेटका की बात कर दी हमने पैलियोलिथिक साइट। तो पैलियोलिथिक साइट क्लियर हो गई होंगी, भीमबेटका, हुंस्की और कुर्नूल।
उसके बाद हम बात करने वाले हैं पेलोलिथिक साइट के बाद कुछ नियोलिथिक साइट की बात कर लें, जैसे चिरांद है, महागरा है, मेयरगढ़ है, बुरजोम है, बुरजोम के बाद गुफकराल भी यहाँ पे पढ़ेंगे, दोजिंग हार्डी है, दोजाली हार्डिंग है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये सारी साइट्स हम पढ़ने वाले हैं। फिर आयरन एज पे भी हम बात करेंगे आगे, और फिर स्टोन एज पे। अभी इस पे पर्टिकुलरली हम बात कर रहे हैं नियोलिथिक की। नियोलिथिक में मेहरगढ़, बुरजोम, चिरांद, दोजाली हार्डिंग, आपके ये कोलदेवा और महागढ़ा, ये कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एक और चीज, जैसे भीमबेटका में आपकी पेंटिंग्स देखी गई हैं, उसी तरीके से आपकी सेम केव पेंटिंग्स फ्रांस में भी मिलती हैं, जो कि लगभग अच्छी क्वालिटी में, साइज भी बढ़िया और अच्छा सोफिस्टिकेशन दिखाया गया है, लेकिन ये यूज 20,000 साल के आसपास बनाई गई थी। इंपॉर्टेंट बात यहां ये समझिए आप कि नेचुरल कलर्स का यूज किया जाता था। जो रॉक कलर्स होते हैं, जो पत्थरों के कलर होते हैं, उनका यूज किया जाता था। बेसिकली जो कलर टोन होता था वो जनरली यूज करते थे रेड और ग्रीन। रेड से वॉरियर दिखाते थे और ग्रीन से पीस टाइम दिखाते थे, जिसमें आप समझ सकते हैं पीस टाइम में डांसिंग है या ड्यूटी वो दिखाते थे। अब फ्रांस में एक और इंपॉर्टेंट बात है कि फ्रांस में बुल का डिजाइन आप देख सकते हैं। यहाँ पीछे आपको एक हॉर्स दिख रहा है, बहुत अच्छी डिजाइन बनाई गई, काफी अच्छा एंटीक और बहुत ही सोफिस्टिकेटेड पैटर्न है। ये देखिए हॉर्स दिख रहा है, यहाँ आगे आपको बुल दिख रहा है। इस तरीके का पैटर्न आपको फ्रांस में मिलता है। अब हंटिंग से रेयरिंग, कैसे जानवरों को मार के खाने वाले जानवरों को पालने लगे और उनसे बहुत सारी चीजें कराने लगे। तो इसकी हम बात करें तो इंसान ने लगभग 12,000 ईयर्स के आसपास, जो मेसोलिथिक एज हम डिस्कस करते हैं, 12,000 टू 10,000 ईयर्स के आसपास, जैसे क्लाइमेट चेंज होता है, ग्रासलैंड डेवलप होते हैं, तो जो एनिमल्स की जो रेयरिंग है वो बढ़ी, नंबर पॉपुलेशन ऑफ एनिमल बढ़ेगी, फूड हैबिटेट जो है और ब्रीडिंग, किस तरीके से जानवर प्रजनन करते हैं और क्या खाते हैं, वो चीज उन्होंने पता कर ली, वो चीज उन्होंने समझ ली। एक पॉइंट तो यहां से डोमेस्टिकेशन में हेल्प मिल गई। दूसरी चीज, जैसे वीट और बार्ली नॉर्मली ग्रो हो रहे थे, इसका जो नेचुरल ग्रोइंग पैटर्न है, इसका जो नेचुरल साइकिल है, उसको ऑब्जर्व कर लिया। अब आप देखिए, अगर आपने डोमेस्टिकेशन के बारे में समझ लिया कि जानवर क्या खाते हैं, कैसे प्रजनन करते हैं, उनकी पॉपुलेशन कैसे बढ़ती है, और आपने एग्रीकल्चर के बारे में समझ लिया कि वीट कैसे ग्रो होता है, कब पूरा पक जाता है, बार्ली कब ग्रो होता है, कब पक जाता है, तो आप क्या बन गए? आप फार्मिंग करने लगे, आपने एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर में दो ही चीजें चाहिए, आपको एनिमल्स चाहिए और साथ में चाहिए आपको अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस क्रॉपिंग। आपने दोनों चीजें समझ ली, क्रॉपिंग पैटर्न भी समझ लिया, साथ में आपने एग्रीकल्चर के लिए डोमेस्टिकेशन जो चाहिए, एनिमल्स चाहिए, वो समझ लिए। एवोल्यूशन हो गया। एवोल्यूशन कैसे हुआ? फूड गैदरिंग, हंटिंग, ये दो चीजें हो रही थी, एकदम से आप क्या हो गए? डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल कर लिया। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल करके आप एग्रीकल्चर पे आ गए, यही एवोल्यूशन होगी। यहां तक क्लियर है हमें? अब हम बात कर लेते हैं टेकअवेज की, कि हमने चैप्टर 2 से क्या सीख लिया। चैप्टर 2 से हमने ये सीखा कि पेलियोलिथिक एज होगी। पेलियोलिथिक एज में ये क्या है? हंटर है और गैदरर है। मीसोलिथिक एज होगी। मीसोलिथिक एज में क्या होने वाला है? टेम्परेचर जो है बढ़ने वाला है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा? एनिमल्स जो है, एनिमल्स की तादाद बढ़ेगी, काउंटिंग ऑफ एनिमल विल इंक्रीज, एज वेल एज दिस व्हीट एंड बार्ली विल ग्रो नेचुरली। गेटिंग? व्हीट बार्ली नेचुरली ग्रो हो रहा है। यू विल ऑब्जर्व द साइकिल ऑफ दिस। Now let us talk about some important Paleolithic sites. One I discussed was Hunsgi. Getting, sir? After that I discussed Kunul caves. And finally I discussed Bhimbetka. Okay. Then one more site I discussed was Patne in Maharashtra, where we found ostrich shell. तो जो ऑस्ट्रिच का अंडा है, उसके जो बाहरी आउटर शेल है, वो हमें मिलता है। यहां तक की पीपीटी के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।